देखते हैं फायरवॉल क्या है। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो नेटवर्क ट्रैफिक को अनुमति देने या अवरुद्ध करने के लिए नियमों का सेट लागू करता है। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो नेटवर्क ट्रैफिक को अनुमति देने या अवरुद्ध करने के लिए नियमों का सेट लागू करता है। मतलब कौन सा नेटवर्क आपको अलाउ करना है, कौन सा रिस्ट्रिक्ट करना है, ये फायरवॉल जो है सुविधा देता है। फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं? फायरवॉल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल और क्लाउड आधारित फायरवॉल। हार्डवेयर फायरवॉल क्या होता है? हार्डवेयर फायरवॉल एक भौतिक उपकरण होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक की सुरक्षा और फिल्टरिंग करता है। हार्डवेयर फायरवॉल एक भौतिक उपकरण होता है जो नेटवर्क ट्रैफिक की सुरक्षा और फिल्टरिंग करता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होता है? सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होता है? सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक प्रोग्राम होता है जो एक डिवाइस पर चलता है और इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिकिंग को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक प्रोग्राम होता है जो एक डिवाइस पर चलता है और इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर फायरवॉल एक प्रोग्राम होता है जो एक डिवाइस पर चलता है और इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। मतलब कौन सा नेटवर्क आएगा, कौन सा जाएगा, वो सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। और हार्डवेयर जो है नेटवर्क की ट्रैफिक की सुरक्षा और फिल्टरिंग करता है। ये भौतिक उपकरण होता है हार्डवेयर जो नेटवर्क की ट्रैफिकिंग और सुरक्षा को फिल्टर करता है, और जबकि सॉफ्टवेयर फायरवॉल नेटवर्क के इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। अब क्लाउड फायरवॉल क्या है? क्लाउड फायरवॉल एक वर्चुअल फायरवॉल होता है जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करता है। क्लाउड फायरवॉल एक वर्चुअल फायरवॉल होता है जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करता है। फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य अवांछित ट्रैफिक को रोकना और केवल वैध ट्रैफिक को नेटवर्क में प्रवेश करने देना होता है। फायरवॉल पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिकिंग को अनुमति देता है या उसे अवरुद्ध करता है। फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल क्या है? स्टेटफुल फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिकिंग के बारे में स्थिति की जानकारी रखता है और ट्रैफिक को समझने के लिए कनेक्शन की स्थिति का ट्रैक रखता है। स्टेटफुल फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिकिंग के बारे में स्थिति की जानकारी रखता है और ट्रैफिक को समझने के लिए कनेक्शन की स्थिति का ट्रैक रखता है। स्टेटलेस फायरवॉल पैकेट के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होता है और प्रत्येक पैकेट की स्वतंत्र रूप से जांच करता है। स्टेटलेस फायरवॉल क्या होता है? स्टेटलेस फायरवॉल पैकेट के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होता है और प्रत्येक पैकेट की स्वतंत्र रूप से जांच करता है। स्टेटलेस फायरवॉल पैकेट के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होता है और प्रत्येक पैकेट की स्वतंत्र रूप से जांच करता है। स्टेटलेस फायरवॉल पैकेट के व्यक्तिगत गुणों पर आधारित होता है और प्रत्येक पैकेट की स्वतंत्र रूप से जांच करता है। नेटवर्क लेयर फायरवॉल क्या होता है? यह फायरवॉल नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करता है और केवल निर्दिष्ट आईपी पते और पार्ट्स के आधारभूत अनुमति या निषेध करता है।
एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल क्या होता है? यह फायरवॉल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जैसे HTTP, FTP और DNS को नियंत्रित करता है और उनके आधार पर निर्णय देता है। एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल ना, यह फायरवॉल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जैसे HTTP और FTP, DNS को नियंत्रित करता है और उनके आधार पर निर्णय लेता है। एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल का फ़ायदा क्या है? फायरवॉल अनधिकृत एक्सेस से सुरक्षा प्रदान करता है, डेटा चोरी से बचाता है, नेटवर्क पर ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। फायरवॉल का नुकसान क्या है? कभी कभी फायरवॉल बैड ट्रैफिक को भी ब्लॉक कर सकता है और इसके सेटअप और प्रबंधन में जटिलता हो सकती है। फायरवॉल और एंटीवायरस में क्या अंतर है? फायरवॉल नेटवर्क को सुरक्षित करता है, जबकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर वायरस और मेलवेयर का पता लगाता और उन्हें हटाता है। फायरवॉल क्या करता है? नेटवर्क को सुरक्षित रखता है कि नेटवर्क में कोई प्रवेश ना करे अवांछित, और जबकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर वायरस और मेलवेयर का पता लगाता है, उन्हें हटाता है। फायरवॉल में पैकेट फ़िल्टरिंग क्या है? पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल एक पैकेट की जानकारी जैसे स्रोत और गंतव्य IP पते की जांच करता है और उस पर आधारित ट्रैफिक को ब्लॉक या अनुमति देता है। पैकेट की जानकारी की जांच करता है। पैकेट फ़िल्टरिंग फायरवॉल एक पैकेट की जानकारी की जांच करता है और उस पर आधारित ट्रैफिक को ब्लॉक या अनुमति देता है। DMZ डीमिलिटराइज्ड जोन क्या होता है? DMZ एक नेटवर्क सबनेट होता है जो आंतरिक नेटवर्क और बाहरी नेटवर्क जैसे इंटरनेट के बीच स्थित होता है और इसे आंशिक रूप से सुरक्षित किया जाता है। UTM यूनिफाइड थ्रेड मैनेजमेंट फायरवॉल क्या होता है? UTM फायरवॉल विभिन्न सुरक्षा सेवाओं को एकीकृत करता है, जैसे कि वायरस सुरक्षा, इंट्रूजन डिटेक्शन और कंटेंट फ़िल्टरिंग। UTM फायरवॉल विभिन्न सुरक्षा सेवाओं को एकीकृत करता है, जैसे कि वायरस सुरक्षा, इंट्रूजन डिटेक्शन और कंटेंट फ़िल्टरिंग। UTM फायरवॉल विभिन्न सुरक्षा सेवाओं को एकीकृत करता है, जैसे कि वायरस सुरक्षा, इंट्रूजन डिटेक्शन और कंटेंट फ़िल्टरिंग। इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक क्या होता है? इनबाउंड ट्रैफिक वह होता है जो नेटवर्क में प्रवेश करता है, जबकि आउटबाउंड ट्रैफिक वह होता है जो नेटवर्क से बाहर जाता है। इनबाउंड ट्रैफिक वह होता है जो नेटवर्क में प्रवेश करता है, जबकि आउटबाउंड ट्रैफिक वह होता है जो नेटवर्क से बाहर जाता है। फायरवॉल पॉलिसी क्या होती है? फायरवॉल पॉलिसी एक सेट नियमों का समूह होता है जो यह निर्धारित करता है कि कौन सा ट्रैफिक अनुमति दी जाएगी, कौन सा ब्लॉक किया जाएगा। वर्चुअल फायरवॉल क्या होता है? वर्चुअल फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर आधारित फायरवॉल होता है जो वर्चुअल वातावरण में सुरक्षा प्रदान करता है। वर्चुअल फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर आधारित फायरवॉल होता है जो वर्चुअल वातावरण में सुरक्षा प्रदान करता है।
विंडोज़ फायरवॉल क्या है? विंडोज़ फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्मित होता है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन (NAT) क्या है? NAT एक प्रक्रिया है जो निजी नेटवर्क के IP पतों को सार्वजनिक नेटवर्क पर अनुवादित करता है और फायरवॉल की एक सुरक्षा सुविधा हो सकती है। VPN और फायरवॉल में क्या अंतर है? VPN डेटा को इनक्रिप्ट करता है और एक सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करता है, जबकि फायरवॉल ट्रैफ़िक को नियंत्रित और फ़िल्टर करता है। VPN डेटा को इनक्रिप्ट करता है, मतलब वो आपका जो डेटा होगा ना, वो ऐसा इनक्रिप्ट करेगा कोई उसे पढ़ नहीं पाएगा, डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। एक सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करता है, जबकि फायरवॉल ट्रैफ़िक को नियंत्रित और फ़िल्टर करता है। फायरवॉल द्वारा कौन कौन से प्रोटोकॉल नियंत्रित किए जाते हैं? फायरवॉल कई प्रोटोकॉल को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे TCP, UDP, ICMP और HTTP। फायरवॉल कई प्रोटोकॉल को नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे TCP, UDP, ICMP और HTTP। फायरवॉल में लॉगिंग का क्या उपयोग है? फायरवॉल लॉगिंग का उपयोग नेटवर्क पर हो रहे ट्रैफ़िक और सुरक्षा घटनाओं की निगरानी और जांच करने के लिए किया जाता है। कैसे पता करें कि फायरवॉल ट्रैफ़िकिंग को ब्लॉक कर रहा है? फायरवॉल लॉग्स की जांच करके या ट्रैफ़िकिंग निगरानी उपकरणों का उपयोग करके आप ब्लॉक हुए ट्रैफ़िक का पता लगा सकते हैं। फायरवॉल कैसे सेटअप किया जाता है? फायरवॉल सेटअप करने के लिए आपको नेटवर्क की ज़रूरत के आधार पर सुरक्षा नियमों को कॉन्फ़िगर करना होता है और विभिन्न प्रोटोकॉल को सेट करना होता है। फायरवॉल और IDS IPS में क्या अंतर है? फायरवॉल ट्रैफ़िक को ब्लॉक या अनुमति देता है। फायरवॉल ट्रैफ़िक को ब्लॉक करेगा या अनुमति देगा, जबकि IDS इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम घुसपैठ की निगरानी करता है और IPS इंस्ट्रक्शन प्रिवेंशन सिस्टम संभावित खतरे को रोकता है। क्या फायरवॉल वायरस को रोक सकता है? फायरवॉल आमतौर पर वायरस को सीधे नहीं रोक सकता, लेकिन यह संदिग्ध ट्रैफ़िक को रोक सकता है जो वायरस को फैलाने का कारण बन सकता है। फायरवॉल कैसे अपडेट किया जाता है? फायरवॉल को अपडेट करने के लिए नियमित रूप से उसके सॉफ्टवेयर को नवीनतम संस्करण में अपडेट करना होता है और सुरक्षा नीतियों को संशोधित करना होता है। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कौन से मानक होते हैं? फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के लिए सामान्यतः मानक सुरक्षा नियम होते हैं, जैसे IP एड्रेस फ़िल्टरिंग, पोर्ट नंबर प्रतिबंध और प्रोटोकॉल फ़िल्टरिंग। फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के लिए सामान्यतः मानक सुरक्षा नियम होते हैं, जैसे IP एड्रेस फ़िल्टरिंग, पोर्ट नंबर प्रतिबंध और प्रोटोकॉल फ़िल्टरिंग। फायरवॉल ब्रेक थ्रू क्या होता है? फायरवॉल ब्रेक थ्रू यह स्थिति होती है जब एक अनधिकृत व्यक्ति या प्रोग्राम फायरवॉल की सुरक्षा को भेद कर अंदर प्रवेश कर सकता है। फायरवॉल ब्रेक थ्रू क्या होता है? यह स्थिति होती है जब एक अनधिकृत व्यक्ति या प्रोग्राम फायरवॉल की सुरक्षा को भेद कर अंदर प्रवेश कर सकता है। फायरवॉल ब्रेक थ्रू यह स्थिति होती है जब एक अनधिकृत व्यक्ति या प्रोग्राम फायरवॉल की सुरक्षा को भेद कर अंदर प्रवेश कर जाता है, उसे फायरवॉल ब्रेक थ्रू कहते हैं। फायरवॉल के बाईपास से कैसे बचा जाए? नियमित रूप से फायरवॉल नियमों को अपडेट करके, मजबूत सुरक्षा नीतियों का पालन करके और संभावित बाईपास और विधियों का परीक्षण करके बचा सकता है। क्या सभी नेटवर्क के लिए फायरवॉल ज़रूरी होता है? हर नेटवर्क के लिए फायरवॉल ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन संवेदनशील नेटवर्क वाले नेटवर्क के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। फायरवॉल और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल में क्या अंतर है? फायरवॉल सामान्य ट्रैफ़िक की सुरक्षा करता है, जबकि WAF वेब एप्लीकेशन के स्तर का ट्रे।
देखते हैं कैश क्या होता है। कैश एक उच्च गति डेटा स्टोर होता है जो डेटा या निर्देश को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है ताकि उन्हें भविष्य में तेज़ी से एक्सेस किया जा सके। कैश एक उच्च गति डेटा स्टोरेज होता है जो डेटा या निर्देशों को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है ताकि उन्हें भविष्य में तेज़ी से एक्सेस किया जा सके। कैश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कैश का मुख्य उद्देश्य डेटा एक्सेस को तेज़ करना और सिस्टम की प्रदर्शन गति को बढ़ाना होता है। कैश मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? कैश मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं, L1, L2 और L3। कैश मेमोरी और मुख्य मेमोरी में क्या अंतर है? कैश मेमोरी अधिक तेज़ और कम आकार की होती है। कैश मेमोरी अधिक तेज़ होती है और कम आकार की होती है, मतलब छोटी होती है, मतलब छोटी होती है लेकिन अत्यधिक तेज़ होती है। जबकि मुख्य मेमोरी मतलब रैम धीमी होती है और इसका आकार अधिक होता है। कैश मेमोरी अधिक तेज़ होती है लेकिन आकार छोटा होता है। मुख्य मेमोरी धीमी होती है लेकिन आकार बड़ा होता है, उल्टा बिल्कुल। वेब ब्राउज़र कैश क्या होता है? वेब ब्राउज़र कैश अस्थायी रूप से वेब पेजों, छवियों और फाइलों को संग्रहित करता है ताकि बाद में इन्हीं पेजों को तेज़ी से लोड किया जा सके। वेब ब्राउज़र कैश अस्थायी रूप से वेब पेजों की छवियों, फाइलों को संग्रहित करता है ताकि बाद में इन्हीं पेजों को तेज़ी से लोड किया जा सके। कैश हिट क्या होता है? कैश हिट तब होती है जब कैश में आवश्यक डेटा पहले से उपलब्ध होता है और उसे पुनः प्राप्त किया जाता है। कैश मिस क्या होता है? कैश मिस तब होती है जब आवश्यक डेटा कैश में उपलब्ध नहीं होता, उसे मुख्य मेमोरी या अन्य स्रोत से लाना पड़ता है। कैश क्लियर करने का क्या मतलब है? कैश क्लियर करने का मतलब है कैश में संग्रहित सभी अस्थायी डेटा को हटाना, जिससे भविष्य में डेटा को फिर से लोड करना पड़ेगा। CPU कैश क्या है? CPU कैश एक छोटी तेज़ मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है। CPU कैश एक छोटी तेज़ मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के द्वारा अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है। कैश कोडिंग में कैसे उपयोग किया जाता है? कैश कोडिंग में कैसे उपयोग किया जाता है? कैश कोडिंग में उन डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो बार बार उपयोग होते हैं ताकि उनकी पुनः प्राप्ति तेज़ी से हो सके। कैश कोडिंग में उन डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो बार बार उपयोग होते हैं ताकि उनकी पुनः प्राप्ति तेज़ी से हो सके। कैश का जीवन काल क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। TTL टाइम टू लाइव, यह समय अवधि है। TTL लाइव टाइम टू लाइव वह समय अवधि है जिसके बाद कैश में संग्रहित डेटा अमान्य हो जाता है और उसे ताज़ा डेटा से बदलना पड़ता है। डिस्क कैश क्या होता है? डिस्क कैश अस्थायी मेमोरी होती है डिस्क कैश अस्थायी मेमोरी होती है जो हार्ड ड्राइव और सिस्टम मेमोरी के बीच डेटा स्थानांतरण को तेज़ करने के लिए होती है। डिस्क कैश अस्थायी मेमोरी होती है जो हार्ड ड्राइव और सिस्टम मेमोरी के बीच डेटा स्थानांतरण को तेज़ करने के लिए उपयोगी होती है। डिस्क कैश क्या होता है? डिस्क कैश अस्थायी मेमोरी होती है जो हार्ड ड्राइव और सिस्टम मेमोरी के बीच डेटा स्थानांतरण को तेज़ करने के लिए उपयोगी होती है। कैश का आकार कैसे निर्धारित होता है? कैश का आकार सिस्टम डिज़ाइन और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। सामान्यतः इसका आकार CPU या मेमोरी की गति और डेटा एक्सेस पैटर्न के आधार पर चुना जाता है। कैश का आकार कैसे निर्धारित किया जाता है? कैश का आकार सिस्टम डिज़ाइन और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। सामान्यतः इसका आकार CPU या मेमोरी की गति और डेटा एक्सेस पैटर्न के आधार पर चुना जाता है। कैश कोहेरेंसी क्या है?
कैश कोहेरेंसी एक समस्या है जब एक ही डेटा का अलग अलग कैश में अलग अलग प्रतियां हो जाती हैं। उन्हें सिंक्रोनाइज करने की आवश्यकता होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड कैश एक कैशिंग तंत्र है जो डेटा को कई सर्वरों या नोड्स में विभाजित करता है ताकि बड़े पैमाने पर सिस्टम में तेज़ी से डेटा एक्सेस किया जा सके। कैश इनवैलिडेशन क्या होता है? कैश इनवैलिडेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कैश में संग्रहित पुराने या अप्रासंगिक डेटा को हटाया जाता है ताकि नए डेटा को कैश में संग्रहित किया जा सके। कैश कंसिस्टेंसी क्यों महत्वपूर्ण होता है? कैश कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करती है कि सिस्टम में सभी उपयोगकर्ता और प्रक्रियाएं एक समान और अद्वितीय डेटा का उपयोग कर रही हैं। कैश कंसिस्टेंसी क्यों महत्वपूर्ण है कि कैश कंसिस्टेंसी सुनिश्चित करती है कि सिस्टम में सभी उपयोगकर्ता और प्रक्रियाएं एक समान और अद्वितीय डेटा का उपयोग कर रही हैं। सॉफ्टवेयर कैशिंग क्या है? सॉफ्टवेयर कैशिंग में सॉफ्टवेयर द्वारा डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है ताकि भविष्य के अनुरोधों को तेज़ी से संसाधित किया जा सके। कैश थ्रेशिंग क्या होता है? कैश थ्रेशिंग की स्थिति होती है जब कैश बहुत अधिक बार खाली होता है और बार बार मुख्य मेमोरी से डेटा लाना पड़ता है जिससे डेटा की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या है? कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यह तय करता है कि कैश में नई जानकारी लाने और पुरानी जानकारी को कैसे निकाला जाए। उदाहरण है LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड और FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या है? कैश रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम यह तय करता है कि कैश में नई जानकारी लाने पर पुरानी जानकारी को कैसे निकाला जाए। उदाहरण RLU। कैश का अनुकूलन कैसे किया जा सकता है? कैश का अनुकूलन सही रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम चुनकर, कैश का उचित आकार तय करके और TTL को सही तरह से कॉन्फ़िगर करके किया जा सकता है। कैश का अनुकूलन कैसे किया जा सकता है? कैश का अनुकूलन सही रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम चुनकर, कैश का उचित आकार तय करके और TTL को सही तरह से कॉन्फ़िगर करके किया जा सकता है। कैश का नकारात्मक पहलू क्या हो सकता है? यदि कैश का आकार या नीति सही ढंग से सेट नहीं की गई है तो यह सिस्टम की परफॉर्मेंस को धीमा कर सकता है और डेटा असंगति की समस्या पैदा कर सकता है। इंटेलिजेंट कैशिंग क्या होता है? इंटेलिजेंट कैशिंग में डेटा को कैश करने के लिए मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम का उपयोग होता है ताकि केवल प्रासंगिक और बार बार उपयोग होने वाले डेटा को कैश किया जा सकते हैं। कैशिंग के लिए कौन से टूल्स उपयोग किए जाते हैं? कैशिंग के लिए कौन कौन से टूल उपयोग किए जाते हैं? रेडिस, मेमकाचीर, वार्निश जैसे टूल्स कैशिंग के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। कैशिंग के लिए टूल्स रेडिस है, मेमकाचीर है, वार्निश जैसे टूल्स कैशिंग के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। कैशिंग का प्रभावी प्रयोग किन स्थितियों में होता है? कैशिंग उन परिस्थितियों में प्रभावी होती है जहां डेटा बार बार एक्सेस किया जाता है और मुख्य मेमोरी या डिस्क में लाने में देरी होती है, जैसे वेब एप्लीकेशन या डेटाबेस सिस्टम। कुकी छोटी फाइल होती है जो वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में संग्रहित की जाती है, जिससे उपयोगकर्ता की जानकारी और प्राथमिकताएं सहेजी जाती हैं। कुकी छोटी फाइल होती है।
कुकीज़ छोटी फाइल होती है जो वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में संग्रहित की जाती है, जिससे उपयोगकर्ता की जानकारी और प्राथमिकताएं सहेजी होती हैं। कुकीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुकीज़ का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता की जानकारी जैसे लॉगिन स्थिति, वेबसाइट प्राथमिकताएं को सहेजना और वेबसाइट की कार्यक्षमता को बेहतर बनाना है। कुकीज़ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सेशन कुकीज़ और परसिस्टेंट कुकीज़। सेशन कुकीज़ और परसिस्टेंट कुकीज़। सेशन कुकीज़ क्या होती है? सेशन कुकीज़ अस्थायी होती है और ब्राउज़र बंद होने तक ही सक्रिय रहती है। सेशन कुकीज़ अस्थायी होती है और ब्राउज़र बंद होने तक ही सक्रिय रहती है। ये उपयोगकर्ता के सत्र के दौरान डेटा को स्टोर करती हैं। परसिस्टेंट कुकीज़ क्या होता है? परसिस्टेंट कुकीज़ लंबे समय तक ब्राउज़र में संग्रहित रहती हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद समाप्त होती हैं। कुकीज़ कैसे काम करती हैं? जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो यह वेबसाइट आपके ब्राउज़र में कुकीज़ स्टोर करती है। जब आप अगली बार उस वेबसाइट पर जाते हैं तो कुकीज़ की मदद से आपको ब्राउज़र वेबसाइट को आपकी पिछली गतिविधियों की जानकारी प्रदान करता है। HTTP कुकी क्या होता है? HTTP कुकीज़ से कुकीज़ होती है। HTTP कुकीज़ से कुकीज़ होती है जो वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता की पहचान और डेटा ट्रैक करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से भेजी जाती हैं। कुकीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है? उपयोगकर्ता अपने ब्राउज़र सेटिंग में जाकर कुकीज़ को ब्लॉक, हटाने या नियंत्रित कर सकते हैं। कुकीज़ कैसे मैनेज किया जा सकता है? उपयोगकर्ता अपने ब्राउज़र सेटिंग में जाकर के कुकीज़ को ब्लॉक करने, हटाने या नियंत्रित कर सकते हैं। कुकीज़ से क्या खतरे हो सकते हैं? कुकीज़ से निजता, प्राइवेसी से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक करना, और कभी-कभी कुकीज़ के जरिए डेटा चोरी हो सकती है। कुकीज़ एक फाइल है, छोटी फाइल है। थर्ड पार्टी कुकीज़ क्या होती हैं? थर्ड पार्टी कुकीज़ वे होती हैं जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा विजिट की गई वेबसाइट के अलावा किसी अन्य डोमेन द्वारा संग्रहित किया जाता है, आमतौर पर विज्ञापन या ट्रैकिंग उद्देश्यों के लिए। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ क्या होती है? फर्स्ट पार्टी कुकीज़ वे होती हैं जो उसी वेबसाइट द्वारा संग्रहित की जाती हैं जिसे उपयोगकर्ता देख रहा होता है। उसका उपयोग उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। कुकीज़ और कैश में क्या अंतर है? कुकीज़ और कैश में क्या अंतर होता है? कुकीज़ उपयोगकर्ता की जानकारी को संग्रहित करती है, जबकि कैश वेबसाइट डेटा। कुकीज़ उपयोगकर्ता की जानकारी को संग्रहित करती है। कुकीज़ उपयोगकर्ता की जानकारी को संग्रहित करती है, जबकि कैश वेबसाइट डेटा जैसे छवियों और पेज को संग्रहित करता है ताकि भविष्य में तेज़ी से लोड हो सके। कुकीज़ उपयोगकर्ता की जानकारी को संग्रहित करती है। कुकीज़ उपयोगकर्ता की जानकारी को संग्रहित करती है, जबकि कैश वेबसाइट डेटा जैसे छवियों, पेज को संग्रहित करता है ताकि भविष्य में वे तेज़ी से लोड हो सके। GDPR के तहत कुकीज़ का उपयोग कैसे प्रभावित होता है? GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत वेबसाइटों को कुकीज़ संग्रहित करने से पहले उपयोगकर्ता की सहमति लेनी होती है। GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के तहत वेबसाइट को कुकीज़ संग्रहित करने से पहले उपयोगकर्ताओं की सहमति लेनी होती है, खासकर तब जब व्यक्ति डेटा संग्रहित किया जा रहा है। कुकीज़ को हटाने का क्या प्रभाव होता है?
कुकीज़ को हटाने से वेबसाइट द्वारा संग्रहित सभी जानकारी जैसे लॉगिन, डेटा और प्राथमिकताएं मिट जाती हैं और वेबसाइट फिर से डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर रीसेट हो जाता है। सुरक्षित कुकीज़ क्या होती है? सुरक्षित कुकीज़ वे होती हैं जिन्हें केवल इनक्रिप्टेड कनेक्शन पर भेजा जा सकता है ताकि उनका उपयोग सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सके। सुरक्षित कुकीज़ वे होते हैं जिन्हें इनक्रिप्टेड कनेक्शन पर भेजा जा सकता है ताकि उनका उपयोग सुरक्षा उद्देश्यों के लिए भेजा जा सके। HTTP ओनली कुकीज़ क्या होती हैं? HTTP ओनली कुकीज़ वे होती हैं जो जावा स्क्रिप्ट द्वारा एक्सेस नहीं की जा सकती और केवल HTTP अनुरोधों के जरिए ही ट्रांसफ़र की जा सकती है, जिससे सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। कुकीज़ को कैसे रोका जा सकता है? कुकीज़ को ब्राउज़र सेटिंग में जाकर ब्लॉक या सीमित किया जा सकता है और उपयोगकर्ता डू नॉट ट्रैक सेटिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। क्या कुकीज़ गोपनीयता का उल्लंघन करती है? कुकीज़ उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक कर सकती है, जिससे गोपनीयता की चिंताएं पैदा हो सकती है, खासकर जब थर्ड पार्टी कुकीज़ का उपयोग होता है। वेब एनालिटिक्स में कुकीज़ का उपयोग क्यों किया जाता है? वेब एनालिटिक्स में कुकीज़ का उपयोग वेब एनालिटिक्स में कुकीज़ का उपयोग उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों को ट्रैक करने, उनकी पसंद और असली उपयोगकर्ता अनुभव का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। क्या सभी वेबसाइटें कुकीज़ का उपयोग करती हैं? अधिकांश वेबसाइटें कुकीज़ का उपयोग करती हैं, विशेषकर उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, एनालिटिक्स के लिए, विज्ञापन उद्देश्यों के लिए। हालांकि कुछ वेबसाइटें कुकीज़ के बिना भी कार्य करती हैं। बोटनेट क्या होता है? बोटनेट कई संक्रमित कंप्यूटरों बॉट्स का एक नेटवर्क होता है जो एक हमलावर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर साइबर अपराध जैसे DDoS हमले, स्पैम भेजने और डेटा चोरी के लिए किया जाता है। बोटनेट कई संक्रमित कंप्यूटरों बॉट्स का एक नेटवर्क होता है जो एक हमलावर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर साइबर अपराध जैसे DDoS हमले, स्पैम भेजने और डेटा चोरी के लिए किया जाता है। बोटनेट्स कई संक्रमित कंप्यूटरों का एक नेटवर्क होता है जो एक हमलावर द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर साइबर अपराध जैसे DDoS हमले, स्पैम भेजने और डेटा चोरी के लिए किया जाता है। बॉटनेट्स कैसे काम करता है? बॉटनेट्स में साइबर हमलावर किसी मालवेयर के जरिए कंप्यूटरों को संक्रमित करते हैं और उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद वे इन बॉट्स का उपयोग विभिन्न साइबर हमलों के लिए करते हैं। बॉटनेट्स में साइबर हमलावर किसी मालवेयर के जरिए कंप्यूटर को संक्रमित करते हैं, उन्हें अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसके बाद वे इन बॉट्स का उपयोग विभिन्न साइबर हमलों के लिए करते हैं। बॉटनेट्स का क्या उपयोग होते हैं? बॉटनेट्स का उपयोग DDoS मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमलों, DDoS हमलों, स्पैम ईमेल भेजने की लॉगिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, व्यक्तिगत डेटा चुराने के लिए किया जाता है। DDoS हमला क्या होता है? DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमला एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें बॉटनेट्स का उपयोग करके किसी वेबसाइट या सेवा पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजा जाता है ताकि वह सेवा ठप हो जाए। DDoS हमला एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें बॉटनेट्स का उपयोग करके किसी वेबसाइट या सेवा पर अत्यधिक ट्रैफिक किया जाता है ताकि वह सेवा ठप हो जाए। कैसे पता चलता है कि कोई सिस्टम बॉटनेट का हिस्सा बन गया है?
यदि सिस्टम धीमा हो जाता है, असामान्य नेटवर्क गतिविधि होती है और अज्ञात प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो संभावना है कि यह सिस्टम बॉटनेट का हिस्सा हो सकता है। कैसे पता चलता है कि कोई सिस्टम बॉटनेट का हिस्सा बन गया है? यदि सिस्टम धीमा हो जाता है, असामान्य नेटवर्क गतिविधि होती है, अज्ञात प्रक्रिया चल रही हो, तो संभावना है कि सिस्टम बॉटनेट का हिस्सा हो सकता है। बॉटनेट कैसे फैलते हैं? बॉटनेट्स आमतौर पर मालवेयर, फिशिंग, ईमेल, संदिग्ध सॉफ्टवेयर पर डाउनलोड या असुरक्षित नेटवर्क से फैलते हैं। कमांड और कंट्रोल सर्वर क्या होता है? सर्वर वह केंद्र होता है जहां बॉटनेट संचालक बॉट्स को नियंत्रित करते हैं और हमले के आदेश देते हैं। बॉटनेट से किस प्रकार के खतरे होते हैं? बॉटनेट से डेटा चोरी, सेवा ठप होना, वित्तीय नुकसान, गोपनीयता का उल्लंघन, नेटवर्क की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। स्पैम बॉटनेट्स क्या होता है? स्पैम बॉटनेट्स का उपयोग बड़े पैमाने पर अवांछित ईमेल स्पैम भेजने के लिए किया जाता है, जिनमें अक्सर विज्ञापन, मालवेयर या फिशिंग हमले होते हैं। और फिशिंग हमले होते हैं। बॉटनेट अटैक से कैसे बचा सकता है? बॉटनेट से बचाव के लिए सिस्टम को नियमित रूप से अपडेट रखना, फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना और संदिग्ध ईमेल और लिंक से बचना चाहिए। बॉटनेट से बचाव के लिए सिस्टम के नियमित रूप से अपडेट रखा जाए, फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना, संदिग्ध ईमेल पर लिंक से बचना। क्रिप्टो माइनिंग बॉटनेट क्या है? क्रिप्टो माइनिंग बॉटनेट का उपयोग अवैध रूप से संक्रमित कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग पावर उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी माइन करने के लिए किया जाता है। बॉटनेट का संचालन कैसे होता है? बॉटनेट संचालक एक केंद्रीय सर्वर या P2P नेटवर्क के माध्यम से संक्रमित कंप्यूटरों को नियंत्रित करता है और उन्हें हमलों के लिए निर्देश करते हैं। पीयर टू पीयर बॉटनेट क्या होता है? पीयर टू पीयर बॉटनेट आपस में सीधे संपर्क में रहते हैं और केंद्रीय कमांड सर्वर पर निर्भर नहीं होते हैं, जिससे उन्हें बंद करना मुश्किल होता है। बॉटनेट अटैक के मुख्य कारण क्या होते हैं? बॉटनेट अटैक के मुख्य लक्षण जो हैं, नेटवर्क में असामान्य ट्रैफिक, सर्वर धीमा होना, अचानक वेबसाइट का डाउन होना और बॉटनेट अटैक के मुख्य लक्षण है। बॉटनेट से प्रभावित होने पर क्या किया है? प्रभावित सिस्टम को तुरंत नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करें। बॉटनेट प्रभावित होने पर प्रभावित सिस्टम को तुरंत सिस्टम से डिस्कनेक्ट करें। एंटीवायरस स्कैन चलाएं और सिस्टम को मालवेयर से साफ करें और पासवर्ड बदलें। नेटवर्क सुरक्षा को मजबूत करें। बॉटनेट से सुरक्षा के लिए कौन कौन से टूल उपयोग किए जाते हैं? फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, IDS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बॉटनेट से सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं। बॉटनेट्स का उपयोग किस प्रकार के साइबर अपराधों में किया जाता है? बॉटनेट्स का उपयोग DDoS हमलों में, डेटा चोरी में, स्पैम में, फिशिंग और क्रिप्टो माइनिंग जैसे साइबर अपराधों में। बॉटनेट्स का उपयोग किस प्रकार के साइबर अपराधों में किया जाता है? बॉटनेट्स का उपयोग DDoS हमलों में, डेटा चोरी, स्पैम, फिशिंग, क्रिप्टो माइनिंग जैसे साइबर अपराध में। बॉटनेट्स के खिलाफ कौन कौन से कानून लागू होते हैं?
बॉटनेट्स के खिलाफ विभिन्न देशों में साइबर क्राइम कानून लागू होते हैं, जैसे अमेरिका में कंप्यूटर फ्रॉड एब्यूज़ एक्ट और यूरोप में जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR। बॉटनेट्स के लिए सबसे अधिक लक्षित उपकरण कौन से होते हैं? बॉटनेट्स के लिए सबसे अधिक लक्षित उपकरण बॉटनेट्स के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर सर्वर, IoT डिवाइस जैसे स्मार्ट होम डिवाइस और स्मार्टफोन सबसे अधिक लक्षित होते हैं। बॉटनेट्स के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर सर्वर, IoT डिवाइस जैसे स्मार्टफोन डिवाइस और स्मार्टफोन सबसे अधिक लक्षित होते हैं। क्लाउड में बॉटनेट अटैक का क्या प्रभाव हो सकता है? क्लाउड में बॉटनेट अटैक से क्लाउड सर्विसेज ठप हो सकती हैं, जिससे व्यापारिक सेवाएं बाधित होती हैं और डाटा चोरी की खतरा बढ़ जाती है। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो बिना उपयोगकर्ता की जानकारी के उसके कंप्यूटर या डिवाइस पर निगरानी रखने और संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए इंस्टॉल होता है। स्पाईवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्पाईवेयर का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक करना, निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल्स चुराना और इसे हमलावर को भेजना होता है। स्पाईवेयर से कैसे सिस्टम प्रवेश करता है? स्पाईवेयर अक्सर फिशिंग ईमेल, संदिग्ध डाउनलोड, पायरेटेड सॉफ्टवेयर या वेबसाइट पर छुपी हुई स्क्रिप्ट्स के जरिए सिस्टम में प्रवेश करता है। स्पाईवेयर के लक्षण क्या होते हैं? स्पाईवेयर के लक्षण क्या होते हैं? डिवाइस धीमा हो जाना, असमान पॉपअप विज्ञापन, बैटरी का तेज़ी से खत्म होना और अज्ञात प्रक्रियाओं का चलना स्पाईवेयर के लक्षण हो सकते हैं। स्पाईवेयर से कौन कौन सी जानकारी चुराई जा सकती है? स्पाईवेयर से कौन कौन सी जानकारी चुराई जा सकती है? स्पाईवेयर के माध्यम से पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ईमेल संदेश और कीबोर्ड से टाइप की गई जानकारी चुराई जा सकती है। स्पाईवेयर के माध्यम से पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री, ईमेल संदेश और कीबोर्ड से टाइप की गई जानकारी चुराई जा सकती है। स्पाईवेयर को हटाने के लिए कौन से टूल्स उपयोग किए जाते हैं? स्पाईवेयर को हटाने के लिए कौन से टूल्स उपयोग किए जाते हैं? एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जैसे स्पाईबॉट, मालवेयरबाइट्स और अन्य एंटीवायरस टूल्स स्पाईवेयर को पहचानने और हटाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जैसे स्पाईबॉट और मालवेयरबाइट्स जैसे अन्य एंटीवायरस टूल्स स्पाईवेयर को पहचानने और हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्पाईवेयर से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? संदिग्ध लिंक और ईमेल से बचें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, नियमित रूप से सॉफ्टवेयर अपडेट करें, केवल विश्वसनीय वेबसाइट का डाउनलोड करें। कीलॉगर स्पाईवेयर एक प्रकार की स्पाईवेयर होता है जो उपयोगकर्ता के कीवर्ड पर टाइप की गई जानकारी जैसे पासवर्ड मैसेज को रिकॉर्ड रखता है। और स्पाईवेयर और वायरस में क्या अंतर है? स्पाईवेयर डेटा चुराने या निगरानी रखने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। स्पाईवेयर डेटा को चुराने के लिए और निगरानी रखने के लिए स्पाई डिज़ाइन किया जाता है, जबकि वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने और सॉफ्टवेयर को संक्रमित करने के लिए बनाया जाता है। जबकि वायरलेस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने और फाइल को संक्रमित करने के लिए। स्पाईवेयर डेटा चुराने या निगरानी रखने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, जबकि वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने और वायरस को संक्रमित करने के लिए बनाया जाता है।
मोबाइल डिवाइस में स्पाईवेयर कैसे काम करता है? मोबाइल स्पाईवेयर कॉल लॉग्स, टेक्स्ट मैसेज, लोकेशन और अन्य डेटा को ट्रैक करता है और इसे हमलावर के सर्वर पर भेजता है। ब्राउज़र स्पाईवेयर क्या होता है? ब्राउज़र स्पाईवेयर उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करता है। ब्राउज़र हिस्ट्री और कुकीज़ चुराता है और कभी-कभी विज्ञापन या अवांछित टूलबार भी इंस्टॉल करता है। ब्राउज़र स्पाईवेयर क्या होता है? ब्राउज़र स्पाईवेयर उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करता है। ब्राउज़र हिस्ट्री और कुकीज़ चुराता है और कभी-कभी विज्ञापन या अवांछित टूलबार की भी इंस्टॉल करता है। स्पाईवेयर का उपयोग कौन करता है? स्पाईवेयर का उपयोग साइबर अपराधी, सरकारें और कुछ मामलों में कंपनियां भी करती हैं। स्पाईवेयर का उपयोग अपराधी, सरकारें और कुछ मामलों में कंपनियां भी करती हैं ताकि उपयोगकर्ता की निगरानी की जा सके और उनकी निगरानी चुराई जा सके। एडवेयर और स्पाईवेयर में क्या अंतर है? एडवेयर उपयोगकर्ता की सहमति के बिना विज्ञापन दिखाता है। एडवेयर और स्पाईवेयर। एडवेयर उपयोगकर्ता की सहमति के बिना विज्ञापन दिखाता है। एडवेयर उपयोगकर्ता की सहमति के बिना विज्ञापन दिखाता है, जबकि स्पाईवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी को गुप्त रूप से चुराता है। स्पाईवेयर से कानूनी रूप से कैसे निपटा सकता है? स्पाईवेयर के उपयोग और वितरण पर कई देशों में साइबर क्राइम कानून लागू होते हैं और पीड़ित कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्या स्पाईवेयर बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है? कुछ स्पाईवेयर बिना इंटरनेट के काम कर सकते हैं और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश स्पाईवेयर डेटा भेजने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। क्लिपबोर्ड स्पाईवेयर क्या होता है? क्लिपबोर्ड स्पाईवेयर उपयोगकर्ता के क्लिपबोर्ड पर कॉपी की गई जानकारी को ट्रैक करता है, जैसे पासवर्ड या संवेदनशील डेटा। क्लिपबोर्ड स्पाईवेयर उपयोगकर्ता के क्लिपबोर्ड पर कॉपी की गई जानकारी को ट्रैक करता है, जैसे पासवर्ड या संवेदनशील डेटा। स्पाईवेयर के खिलाफ प्रिवेंशन उपाय क्या हैं? मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, डिवाइस को एन्क्रिप्ट करें, संदिग्ध एप्लीकेशन इंस्टॉल न करें और 2 स्तरीय प्रमाणीकरण टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। क्या स्पाईवेयर डिवाइस की कैमरा और माइक्रोफोन को एक्सेस कर सकता है? हाँ, कुछ प्रकार के स्पाईवेयर डिवाइस के कैमरा और माइक्रोफोन को एक्सेस कर सकते हैं और उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसकी निगरानी कर सकते हैं। स्पाईवेयर से संक्रमित होने के बाद क्या किया जाना चाहिए? संक्रमित डिवाइस को तुरंत नेटवर्क से डिस्कनेक्ट करें। एंटी स्पाईवेयर साइबर सॉफ्टवेयर से स्कैन करें। ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम को रिबूट या रीसेट करें। स्पाईवेयर से प्रभावित होने का क्या प्रभाव हो सकता है? स्पाईवेयर से निजी जानकारी चोरी, वित्तीय नुकसान, पहचान की चोरी, गोपनीयता का उल्लंघन ये सब हो सकता है। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता की सहमति के बिना उनके कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर विज्ञापन दिखाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एडवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एडवेयर का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को विज्ञापन दिखाकर राजस्व उत्पन्न करना होता है। विज्ञापन क्लिक करने या देखने पर सॉफ्टवेयर निर्माता को लाभ मिलता है। एडवेयर कैसे काम करता है? एडवेयर उपयोगकर्ता के ब्राउज़र या एप्लीकेशन में पॉप-अप, बैनर या अन्य प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करता है। कभी-कभी यह उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग आदतों और ट्रैक कर विज्ञापनों को टारगेट करता है। एडवेयर कैसे डिवाइस में प्रवेश करता है? एडवेयर आमतौर पर मुफ्त सॉफ्टवेयर या ऐप्स के साथ बंडल होकर आता है। एडवेयर आमतौर पर मुफ्त सॉफ्टवेयर या ऐप्स के साथ बंडल होकर आता है, जिसे उपयोगकर्ता अनजाने में इंस्टॉल कर लेते हैं। एडवेयर और स्पाईवेयर में क्या अंतर है?
एडवेयर विज्ञापनों को प्रदर्शित करने पर केंद्रित होता है, जबकि स्पाईवेयर उपयोगकर्ता की जानकारी को गुप्त रूप से चुराता है, उसे तीसरे पक्ष को भेजता है। स्पाईवेयर एडवेयर से क्या खतरे होते हैं? एडवेयर से उपयोगकर्ता की गोपनीयता को खतरा होता है, डिवाइस की गति धीमी हो सकती है और कई बार विज्ञापन दिखाने के लिए दुर्भावनापूर्ण वेबसाइटों का भी लिया जा सकता है। क्या एडवेयर वायरस होता है? नहीं, एडवेयर तकनीकी रूप से वायरस नहीं होता है, लेकिन इसे मैलवेयर की श्रेणी में रखा जा सकता है क्योंकि यह उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना विज्ञापन दिखाता है और कभी-कभी ब्राउज़र या सिस्टम सेटिंग्स को बदलता है। एडवेयर से कैसे बचा सकता है? एडवेयर से बचने के लिए आपको केवल विश्वसनीय वेबसाइटों से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए। मुख्य सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय सावधानी से पढ़ें। एंटी मैलवेयर या एंटी एडवेयर सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। एडवेयर कैसे हटाया जाता है? एडवेयर को एंटी मैलवेयर टूल्स, एंटी एडवेयर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर या मैनुअल रूप से ब्राउज़र सेटिंग प्रोग्राम इंस्टॉल करके हटाया सकता है। इतना समस्या पैदा कर दिए हैं टेक्नीशियन। पहले वायरस बनाए, फिर उसका एंटीवायरस बनाया, फिर एडवेयर बनाए, स्पाईवेयर बनाए। ये सब रुपया कमाने का बस तरीका है। क्या एडवेयर पॉपअप विज्ञापन दिखाता है? हाँ, एडवेयर अक्सर पॉपअप विज्ञापन दिखाता है जिन्हें बंद करना कठिन हो सकता है और जो उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग गतिविधियों में व्यवधान डालते हैं। एडवेयर का प्रभाव डिवाइस पर कैसे पड़ता है? एडवेयर डिवाइस की गति धीमी कर सकता है, इंटरनेट कनेक्शन का अधिक उपयोग कर सकता है और कभी-कभी सिस्टम की अन्य गतिविधियों को भी प्रभावित कर सकता है। एडवेयर से ब्राउजिंग सेटिंग कैसे प्रभावित होती है? एडवेयर अक्सर ब्राउज़र की होम पेज और सर्च इंजन को बिना अनुमति के बदल देता है और नए टूलबार एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकता है। फ्री सॉफ्टवेयर के साथ एडवेयर कैसे आता है? कई मुफ्त सॉफ्टवेयर निर्माता अपने प्रोग्राम में एडवेयर को बंडल करते हैं ताकि विज्ञापन राजस्व कमा सकें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते से एडवेयर जाने में इंस्टॉल कर लेते हैं। एडवेयर से गोपनीयता खतरे कैसे होती है? एडवेयर उपयोगकर्ता की ऑनलाइन गतिविधियों में सर्च हिस्ट्री, ब्राउजिंग पैटर्न ट्रैक करता है। इससे विज्ञापन दाताओं या तीसरे पक्ष के साथ साझा किया सकता है, जिससे गोपनीयता का उल्लंघन हो सकता है। क्या मोबाइल डिवाइस में भी एडवेयर हो सकता है? हाँ, मोबाइल डिवाइस में भी एडवेयर हो सकता है, जो मोबाइल एप्लीकेशन विज्ञापन दिखाता है या उपयोगकर्ता के अनुभव में व्यवधान डालता है।